Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about international organizations, groupings and institutions in the world. IR की सीरीज का ये 24th चैप्टर है, so let's get started. क्योंकि इस वर्ल्ड में हमारे पास कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कई सारी डिफरेंट रीजनल और इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स है और भर भर के इंस्टीट्यूशंस हैं जो कई सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे काम करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स, ट्रेड, ह्यूमन राइट्स. तो दिस बिकम्स अ वेरी बिग चैप्टर. सो इन दिस क्लास वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो इंट्रा गवर्नमेंटल हैं और एक तरीके से थोड़ी दे आर मोर ग्लोबल इन दोज टर्म्स. ओके, सो मूविंग ऑन. सबसे पहले यूएन की बात करते हैं. वी ऑल आर अवेयर ऑफ यूएन. इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस, अ वेल नोन इंस्टीट्यूशन. इसका जो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है. इंटर गवर्नमेंटल मतलब क्या? जो पार्टिसिपेट करते हैं वो गवर्नमेंट्स होती है नेशन स्टेट्स की. इसका मेन काम क्या है कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करे, कि सारी कंट्रीज़ मिलकर आपस में काम करे और पीस और सिक्योरिटी रहे दुनिया में. इसमें सबसे ज़्यादा मेंबर वाली ऑर्गेनाइजेशन है. 193 मेंबर्स हैं, लगभग पूरी दुनिया हैज़. दो नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट्स है, एक तो वेटिकन और दूसरा स्टेट ऑफ पैलेस्टीन. ऑब्जर्वर नेशंस जो होते हैं वो बेसिकली, जैसे हमने बोला कि इट्स इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, राइट. तो गवर्नमेंट होने के लिए गवर्नमेंट कम्स विथ द एस्पेक्ट ऑफ अ स्टेट एंड स्टेट हैविंग सोवर्निटी, राइट. तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो इस वक्त थोड़े टर्बुलेंसेस में है, या फिर उनके पास इतना अपरेटस नहीं है, वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सके. तो इन केसेस में कई बार ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जर्वर मेंबर स्टेट्स बनाती हैं, जिनमें वो उनको मेंबरशिप तो नहीं दे सकती, बट एक तरीके से सांत्वना या फिर एक तरीके से औधा होता है ये कि आप, वी रिकॉग्नाइज यू बट यू डोंट हैव ऑल द थिंग्स नीडेड टू जॉइन आवर लिटिल ग्रुप. ओके, सो इस टाइप का होता है. अलग अलग केस में अलग अलग होता है. यहाँ पे आप देखोगे वेटिकन सिटी, बिकॉज वेटिकन सिटी does not really, it's a very small city, they don't have a lot of interest like that. And Palestine, because it's a state, however it is right now lacking sovereignty, so that's why they are observer. क्या है ऑब्जेक्टिव? ये ऑर्गेनाइजेशन क्या किस चीज़ के लिए काम करती है? सबसे पहले तो सारे देशों के बीच में फ्रेंडली रिश्ते रहे, जितनी भी ह्यूमन राइट और फंडामेंटल फ्रीडम्स है वो बनी रहे, देशों के बीच में कोऑपरेशन रहे, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स जो है वो आसानी से कोऑपरेशन से सॉल्व हो जाए, और एक हार्मोनाइजिंग सिचुएशन बनाए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसमें सारे जो देश है वो एक साथ मिलकर काम करें टुवर्ड्स द लार्जर एनिमी और लार्जर प्रॉब्लम. सो दीज आर द मेन एम ऑफ यूएन. अब यूएन का इवोल्यूशन कैसे हुआ? यूएन के पहले वी हैड लीग ऑफ नेशन. लीग ऑफ नेशन वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन दैट वॉज फॉर्म्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन. जब वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म हो गई तो जितने भी देश थे जो इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, ज़्यादातर ऑन द विनिंग साइड इन अ वे, दे ऑल केम टुगेदर और दे वांटेड टू डिस्कस कि किस तरीके से हम एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं ताकि दोबारा वॉर ना हो, और जो ये वॉर हो गई है इसके जो कारण थे उनको सॉल्व कर सके. तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाया था. लेकिन लीग ऑफ नेशन के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम थी. एक तो ओनली द विक्टर्स वर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है, और बाकी लोगों को उन्होंने इसमें इनवाइट नहीं किया था. एंड दूसरा, क्योंकि बाकी लोगों को एडवाइस नहीं किया था, तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज नॉट डेमोक्रेटिक इन अ वे, और वो बहुत रूथलेस थी टूवर्ड्स दोज हु लेफ्ट, हु लॉस्ट, एंड दैट एक्चुअली काइंड ऑफ लेड टू द ब्रिंगिंग ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी कि आफ्टर वॉट एवर हैपेंड. सो लीग ऑफ नेशन फेल्ड. इट वॉज फाउंडेड ऑन 10 जनवरी 1920. उसकी पोस्ट मतलब पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके बाद. फिर 1941 में फिर अगेन वर्ल्ड वॉर टू हो गया. फिर 1941 में एक अटलांटिक चार्टर हुआ, जिसमें 26 कंट्रीज़ जिन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एक साथ आके पोस्ट वॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और पीस के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये चार्टर जब हो रहा था तब अभी भी वॉर चल रही थी, बट यूएस ने एंटिसिपेट किया था कि अब तो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, लाइक दैट. एंड अब लेट्स ख़त्म ही होने वाली, तो आओ चलो पोस्ट वॉर ऑर्गेनाइजेशन बनाए, क्योंकि लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गई. उसका एक ही काम था कि वर्ल्ड वॉर टू ना हो गई वर्ल्ड वॉर टू, तो वो तो ऑर्गेनाइजेशन खाली हो गई. उसके बाद उन्होंने 1945 में फिर आफ्टर हिरोशिमा एंड नागासाकी, दैट वाज व्हेन दे फाइनली सेड कि हाँ
अब जो है वॉर ख़त्म हो गई, तब तक नहीं हुई थी। इन्होंने अपने मन से ही खुद में ही समझ लिया कि अच्छा अब तो वॉर ख़त्म ही हो जाएगी। फिर उसके बाद यूएन जो है यूएन चार्टर से आया था, जो कि 51 कंट्रीज़ ने साइन किया था ऑन जून 26, 1945, और उसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में थे, और इसका फाइनली इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को। सो एटलांटिक चार्टर के अंदर ही बात की गई थी कि एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन बनेगी, एक तरीके से विल फॉर्म यूनियन ऑफ नेशंस, ऐसे करके एक चार्टर था, एक सेक्शन था इसी के अंडर। बट या वो नहीं हो पाया बिकॉज उसके बाद भी वॉर कंटिन्यू हो गई। फिर 1946 में यूएन जनरल असेंबली की पहली मीटिंग हुई लंदन में, और ये मेन पॉलिसी मेकिंग बॉडी थी। 1947 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना, और फिर 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स बेसिकली उन लोगों ने एक्सेप्ट किया कि जितनी भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही सब बेसिक ह्यूमन राइट्स के बारे में बात करेंगे। तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुई ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुल 5 जो है हेडक्वार्टर्स है, 5 बेसिकली मेन बोल सकते हैं बॉडी है यूएन की, जिनके सारे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो हेग नेदरलैंड में, ठीक है। तो क्या क्या हैं ये 5? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 1994 में ये ट्रस्टीशिप जो है ये सस्पेंड हो चुकी है। सो एज ऑफ नाउ दीज आर द 5 मेन। अब क्या स्ट्रक्चर है यूनाइटेड नेशंस का? सबसे पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली आप समझ सकते हो, हमारे यहाँ जैसे पार्लियामेंट है ना, वैसे वहाँ यूएन की जनरल असेंबली, मतलब पार्लियामेंट में देखो जितने भी सिलेक्टेड लोग हैं, इलेक्टेड या फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल, वो सब आते हैं लोकसभा राज्यसभा में, एंड दे डिस्कस। दैट इज सॉर्ट ऑफ व्हाट इज जनरल असेंबली। जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं वो सब जनरल असेंबली में आते हैं, चीज़ें डिस्कस की जाती है, वोटिंग होती है। सिक्योरिटी काउंसिल जो है इट्स बेसिकली विद इन दिस, जैसे इंडिया में अब पार्लियामेंट है, लेकिन जब भी सिक्योरिटी से रिलेटेड बात होती है तो क्या होता है, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी जनरल्स और प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिलके एक छोटा सा अलग कैबिनेट बनाते हैं डिफेंस का, राइट, जिसमें कि वो डिस्कस करते हैं थिंग्स दैट आर अर्जेंट, है ना। क्योंकि अगर अर्जेंट वॉर लाइक सिचुएशन होती तो हम बार बार पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाते, बिकॉज दैट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो एक तरीके से सेम है, जनरल असेंबली के ही कुछ मेंबर्स ने मिलकर सिक्योरिटी काउंसिल बनाई है, जिसका मेन एम है टू मेक श्योर कि कोई भी अगर मुठमुटाव हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है, तो वो फुल स्केल वॉर ना बन जाए। ये इसका काम है, टू मेक श्योर देयर इज सिक्योरिटी एंड पीस अराउंड द वर्ल्ड। फिर है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। बेसिकली किस तरीके से कंट्रीज़ के बीच में जो क्योंकि ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो गया है, और ऑल्दो दिस हैड डिफरेंट एम अर्लियर, बट नाउ इट्स मोर लाइक कि किस तरीके से हम म्यूचुअली बेनिफिट हो सकते हैं और इकोनॉमिक मूवमेंट से, तो उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, बेहतर कैसे यूज़ किया जा सकता है ऑफ वट एवर इज़ गिवन टू अस ऑन अर्थ, एंड टू मेक द बेस्ट ऑफ इट, टू मेक बेस्ट कंडीशन फॉर पीपल टू लिव, वो सब जो है वो इसमें आता है। ट्रस्टीशिप काउंसिल बेसिकली अब तो डिसबैंड हो गई है, पर पहले जब ये बनाई गई थी इसका एम था कि उस वक्त कुछ नेशंस थे जो थोड़े से लिम्बो में थे, क्योंकि उनके पास अभी तक प्रॉपर फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं थी। तो एम ऑफ ट्रस्टीशिप वॉज कि इन स्टेट्स की ट्रस्टीशिप इस काउंसिल को दी गई थी कि यू हैव टू मेक श्योर कि ओवर पीरियड ऑफ एक्स नंबर ऑफ टाइम डेज ये जो स्टेट्स हैं, ये पॉलिटिकल एरियाज़ हैं, इनकी गवर्नमेंट बन जाए और ये सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो दैट वाज द वर्क ऑफ ट्रस्टीशिप, और ये एज्यूम किया गया था कि बाद में इवेंचुअली इट विल गेट डिसमेंबर्ड जब सारी कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, एंड इट्स ओनली इट केप्ट हैपनिंग बिकॉज दूसरी प्रॉब्लम्स आने लग गई, बट इन फाइनली 1994 में उसका ज़्यादा कुछ काम नहीं था, क्योंकि काम कर भी नहीं पा रही थी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से। तो दिस गॉट डिसबैंडेड, एंड पर्सनली फीलिंग I feel like this organization should have been there, and now it should have been given the task of working for the people of Palestine, but or Taiwan for that matter, who are under scrutiny. फिर देयर इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बेसिकली जैसे हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम है, वैसे यूएन का एक जुडिशल सिस्टम है, जहाँ पर सारे जो यूएन के मेंबर्स हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके जा सकते हैं इस तरीके से कि आप जजमेंट बताओ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से कि प्रिस्क्राइब करो कि क्या सही है। तो वहाँ पे ये कोर्ट काम आती है। और सेक्रेटेरिएट इज़ जस्ट लाइक एनी सेक्रेटेरिएट विच इज़ जहाँ पे सारा एडमिन का काम होता है, ठीक है।
तो उसके अलावा और भी कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब विद इन यूएन कई सारे और भी स्मॉल स्पेसिफाइड फंक्शनिंग ग्रुप्स है. फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन, दे वर्क विथ यूएन इन अकॉर्डिंग्स टू द रिलेशनशिप. मतलब वो यूएन के साथ काम करते हैं और उनका जो काम करने का वो है, बोलते हैं परमिशन, वो उसी अग्रीमेंट से आती है जिससे सारे देशों ने मिलकर यूएन बनाया. तो जब आप यूएन का चार्टर साइन करते हो एज अ देश, राइट, दैट टाइम you actually agree to work with all these organizations because their job is बेसिकली यूएन का ही बट स्पेसिफिक काम के ऊपर. जैसे फॉर एग्जांपल FAO जो है ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, IFAD विच इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक. सो दीज आर, ये फाइनेंसेस पे काम करती है, ये हेल्थ केयर पे काम करती है, ये मॉनेटरी फंड है, ठीक है, बैंक का ही अगेन वन सेक्टर है, ये एग्रीकल्चर पे, फूड पे काम कर रही है. तो ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत स्पेसिफिक काम उनको दिया गया है. और अगर आप यूएन के साथ काम करते हो तो यू बेसिकली इनहेरेंटली ऑल्सो स्टार्ट वर्किंग विद दीज ऑर्गेनाइजेशन ऑन वेरियस इशूज़. फिर कुछ फंड्स और प्रोग्राम्स हैं जो स्पेशली यूएन चलाता है स्पेसिफिक इशूज़ के लिए. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यूनाइटेड नेशंस हैबिटेट, ठीक है, जो रिफ्यूजीज़ और बेसिकली सोशल और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल सिटीज़ और टाउन बनाना अराउंड द वर्ल्ड, कि कैसे इंसानों का हैबिटेट सेफ रहे, ये काम है इसका. तो ये सब पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोग्राम्स हैं जो यूएन चला रही है और फंड कर रही है. फिर आते हैं रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन. ये अलग ऑर्गेनाइजेशन है, अ लिटिल बिट इंडिपेंडेंट, बट दे वर्क इन कोलैबोरेशन विद यूएन, ठीक है, ताकि दोनों का काम सेम है, एम सेम है दोनों ऑर्गेनाइजेशंस का, और साथ में मिलकर कोलैबोरेट करके काम करती है. जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैरीटाइम, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स. So these again are independent organization but they are linked with UN. And finally these are entities and bodies. UN की different bodies है जिनका काम होता है, कुछ specific purpose होता है, जैसे human right या relief work. उसमें है United Nations High Commissioner for Refugees, UN AIDS which works on finding and supporting countries who are epidemic of HIV AIDS, UN Women around the world जो women issues हैं, like we have seen इट्स नॉट जस्ट इंडिया और US, कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एन एंटायर जेंडर इज़ नॉट गिवन राइट्स एंड दे आर मिसयूज. एंड तो उनके लिए काम करने के लिए UN वुमेन है, UNRW है, रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज. तो दिस पर्टिकुलर ग्रुप जो है इसका सिर्फ काम यही है कि वो रिफ्यूजीज़ जो आ रहे हैं पैलेस्टाइन के इशू के कारण उनको हेल्प करे. सो ऐसे बेसिकली काम को इस तरीके से डिवाइड किया गया है. इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट, यूएन है, उसके अंदर उसके ये 5 मेन चीज़ें हैं, राइट. कोर्ट, असेंबली, जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, सेक्रेटेरिएट एंड एक और क्या था, इकोनॉमिक फोरम, राइट. तो ये 5 है, ये मेन 5 ऑर्गेनाइजेशन है इन यूएन के अंदर, ठीक है. UN is made up of these 5 और विद इन these 5 या तो उनके अंदर सब बॉडीज़ हैं जो पर्टिकुलर इश्यूज़ पे काम करती हैं, ठीक है, और नहीं तो देर आर इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनके साथ वो कोलैबोरेट करती हैं, ठीक है. एंड देन देर आर स्पेशल प्रोग्राम्स, जो कोई अगर इवेंट आता है नया, जैसे पेंडेमिक हुआ था तो पेंडेमिक को लेकर तो ये स्पेशल काम करती है. तो ये मेन 5 है, उनकी अलग अलग बॉडीज़ हैं छोटी जो उनके अंडर काम करती है, उनके साथ वो दूसरी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोलैबोरेट भी करते हैं, साथ में अपने स्पेसिफिक बॉडीज़ भी बनाते रहते हैं, ठीक है. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट द जनरल असेंबली. जनरल असेंबली इज़ बेसिकली एज आई सेड इट्स ऑल द मेंबर्स ऑफ UN कम यहाँ पे आते हैं डेलिब्रेट करने के लिए, बात करने के लिए. इसका मेन काम ये रहता है कि ये पॉलिसी बनाता है और एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन है, मतलब कि जैसे हमारा पार्लियामेंट है, जैसे वहाँ पर सारे राज्यों से, सारे डिस्ट्रिक्ट से लोग रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, राइट. तो वैसे ही जनरल असेंबली में हर देश से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं बात करने के लिए. इसमें कुल 192 मेंबर हैं. सारे मेंबर्स जनरल असेंबली जितने भी UN में हैं वो सब जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करते हैं. वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वोट करती है और 2/3 मेजॉरिटी चाहिए
जो प्रेजेंट है उनकी, मतलब अगर 192 में से 190 प्रेजेंट है तो उनकी 2/3 मेजॉरिटी अगर मिलती है किसी पे, तो उस वोट को, हाँ मतलब उस क्वेश्चन का जवाब हो जाता है, ठीक है। और वोटिंग इज़ रिक्वायर्ड, बिना वोटिंग के कोई डिसीजन नहीं लिया जाता है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इट यू कैन प्रीटी मच अंडरस्टैंड कि अब यूएन जनरल असेंबली क्या होता है, उसका काम बहुत स्लो होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लो कोई स्पेसिफिक इशू है हो रहा है विच इज़ इन सेंट्रल एशिया या फिर अफ्रीका, राइट, तो अब वहाँ पे क्या होता है कि मे बी कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन से चैड, राइट, दे डोंट हैव, तो उनका टाइम यहाँ पे वेस्ट होता है, दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड, या एंड सो टू अवॉइड दैट एंड क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है और उनको हम इंक्लूड करके प्रोसेस को हैवी कर रहे हैं और उसके कारण डिले होता है, और सिक्योरिटी की जब भी बात आती है तो डिले इज़ बैड। तो सिक्योरिटी काउंसिल का मेन एम यही था कि कुछ कंट्रीज़ मिलकर बेसिकली ऐसा काम करेंगी जिससे वो फटाफट सिक्योरिटी थ्रेटन इश्यूज़ जो है उनको सॉल्व कर सके, तो वहाँ पे आती है सिक्योरिटी काउंसिल। ये एक ऑर्गन है यूएन का ही, ठीक है। इसके 15 मेंबर्स हैं जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं, कौन से, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो 2 इयर्स टर्म में जनरल असेंबली से इलेक्ट होते हैं। इंडिया जो है वो अभी 2021 में 8th टाइम मेंबर बना था, और 21-22 ईयर में हर मेंबर का 1 वोट होता है, ठीक है, और टोटल 9 वोट चाहिए होते हैं किसी भी डिसीजन को पास होने के लिए। लेकिन अगर इन 9 में से जो 5 वोट हैं जो कि परमानेंट मेंबर्स के हैं, उनमें से अगर किसी एक ने भी वीटो कर दिया तो वो खारिज हो जाता है, ठीक है। मान लो फॉर एग्जांपल बीइंग सेड कि कोई ये 5 मेंबर्स हैं, ठीक है, इन सब ने येस कर दिया, उसके बाद मान लो जो बचे हुए 10 हैं उनमें से सिर्फ 3 ने ही येस किया, तो दिस विल गिव यू 8, सो यू कांट पास द डिसीजन बिकॉज इट्स ओनली 8। मान लो कि इन 5 ने कर दिया, ठीक है, और इनमें से किसी 2 ने कुछ बोला ही नहीं, ठीक है, डिड नॉट पार्टिसिपेट, और यहाँ पे दूसरे लोगों ने पार्टिसिपेट किया फिर भी 9 हो गए, तो ठीक है। बट अगर इन 5 में से किसी ने, मान लो इन 5 ने भी येस कर दिया, ठीक है, और इन यहाँ से भी सब ने जो है येस कर दिया, पूरे आपको 15 वोट मिल गए, लेकिन किसी से एक मेंबर ने यहाँ से वीटो कर दिया, तो फिर इट डजेंट मैटर कि 15 पीपल हैव पास्ड इट, इट्स स्टिल खारिज, ओके। उसके बाद जो 5 मेंबर हैं इनके पास एक वीटो पावर होता है जो उनको अनेबल करता है कि वो किसी भी डिसीजन को उसी वक्त बेसिकली खारिज कर सकते हैं। तो 2022 की जो यूएनएससी है उसको देखोगे तो आप उसमें ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, फिर है गबन, घाना, केन्या, इंडिया, यूएई, ब्राज़ील, मेक्सिको, आयरलैंड, नॉर्वे एंड अल्बानिया। अब इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल की बात करते हैं। इसका मेन काम ये है कि वो इकोनॉमिक और सोशल लेवल पर इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ की अगर बात की जाए तो इनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सारी कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाए, ये इसका काम होता है। इसमें 54 मेंबर्स हैं जो जनरल असेंबली इलेक्ट करती है, और ओवरलैपिंग ऑफ 3 इयर्स, मतलब क्या कि 1/3 54 है ना, तो इन 54 में से 1/3 जो है एट अ टाइम इलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो मान लो ठीक है, मान लो 1/3 थे वो 2020 में हुए, तो वो 3 साल के लिए इलेक्ट होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट वाला है 1/3 है वो 21 में इलेक्ट होगा, और जो नेक्स्ट 1/3 है वो यहाँ पे इलेक्ट होगा, ठीक है। एंड दैट बीइंग सेड कि देन इट विल शिफ्ट, मतलब यहाँ पे फिर कोई और का टर्म कंप्लीट हो रही होगी यहाँ तक, मे बी देयर इज अनदर कंट्री जिसकी टर्म यहाँ पे ख़त्म हो रही होगी, कोई और कंट्री होगी जो उससे पहले इलेक्ट हुई होगी, कंट्रीज होगी उनकी टर्म यहाँ ख़त्म हो रही होगी, मतलब एट अ टाइम इंटरेक्शन आप देखोगे तो इस कंट्री के ये 1/5 जब अपने लास्ट टर्म पे हैं तो ये वाले अपने सेकंड पे हैं और ये वाले अपने फर्स्ट वाले पे हैं, ओके। सो इन अ वे कि डिसकंटिन्यूएशन ना हो, हर वक्त काउंसिल में कोई ना कोई कुछ ना कुछ कंट्रीज होती हैं जो नहीं है और कुछ कंट्रीज होती है जो बहुत पहले से 2-3 साल से इसमें है, ताकि एक कन्वर्जेशन की कंटिन्यूटी रहे। इसके कारण इस तरीके से ये सिस्टम बनाया गया है।
तो ये जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है ये बेसिकली क्या डिस्कस करती है कि किस तरीके से नए आइडियाज़ हम लेके आ सकते हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। मतलब कि एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि ह्यूमंस हैव ब्रोकन द फूड चेन एंड वी हैव रीच्ड लाइक दैट लेवल इन द वर्ल्ड जहाँ पे वी आर डोमिनेटिंग द अर्थ एंड नॉट ओनली डोमिनेटिंग बट पॉल्यूटिंग एंड पुशिंग द अर्थ टूवर्ड्स इट्स एक्सटिंक्शन। तो मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल इज़ कि कैसे सब लोगों का फ़ायदा भी हो, सबको खाने को भी मिले, प्लस हम लंबे समय तक इस अर्थ पर सस्टेनेबली रह सके, राइट। सो इट्स अ ओवर आर्किंग इशू दैट इज़ नॉट एन इशू ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर बट ऑफ ह्यूमैनिटी फॉर एवर। तो वो उसका एम होता है। हर साल इनका फोकस जो होता है किसी एक रिलेवेंट थीम पे होता है जो कि इसी से रिलेटेड होती है, और वो हर साल एक इशू उठाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये जो है 14 स्पेशलाइज यूएन एजेंसीज, 10 फंक्शनल कमीशंस और 5 रीजनल कमीशंस के साथ काम करता है। यूएस एजेंसीज जो हमने बात किया था कि यूएन के अंदर जो एजेंसीज हैं उनकी फंक्शनल कमीशंस मतलब क्या होती है, ये बेसिकली कमीशंस है जो बिठाई जाती है जब कोई काम होता है तो, ठीक है, इसे। और 5 रीजनल कमीशन मीन्स किसी पर्टिकुलर रीजन को फोकस करने के लिए जो कमीशन बिठाई जाती है वो। तो ये इन तीनों को मिलके काम करते हैं टू कम टू सम सॉल्यूशन एंड इट प्रोवाइड्स पॉलिसी रिकमेंडेशन। वो दुनिया को जो है यूएन को पॉलिसीज़ बताते हैं कि भाई हम सोच रहे हैं कि ये जो इशू आने वाला है फ्यूचर में वाटर से रिलेटेड है मान लो, या न्यूक्लियर वेस्ट से रिलेटेड है, तो हमें लगता है कि अगर सारी कंट्रीज़ मिलकर ये करें तो दिस विल हेल्प अस बिकम बेटर। इस तरीके का रिकमेंडेशन वो यूएन में देते हैं आफ्टर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग अराउंड द वर्ल्ड। और दे हैव इन देयर स्कोप नॉट जस्ट वन कंट्री और वन इशू, दे टॉक अबाउट लाइक एवरीथिंग दैट हेल्प्स ह्यूमन बीइंग लिव। सो वो अपने पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं और फिर मेंबर स्टेट्स डिसाइड करते हैं वेदर दे वांट टू फॉलो इट अप विद और नॉट। ट्रस्टीशिप काउंसिल अब तो बंद हो गई है, बट उसका मेन एम ये था कि ये इट वाज फॉर्म्ड अंडर द लीग ऑफ नेशन ओनली, कि उस टाइम पर कई सारी कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो रही थी, कई सारी जगह पर फ्रीडम मूवमेंट्स चल रहे थे ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो उस टाइम पे यूएन ट्रस्टीशिप्स को कुछ टेरिटरीज दी गई थी जिसका काम था कि इनको मतलब बेसिकली किस तरीके से सॉल्व करो, जहाँ पे जो प्रॉब्लम है गवर्नेंस नहीं है प्रॉब्लम प्रॉपर, उसको सॉल्व करो। इसको 11 टेरिटरीज दी गई थी एडमिनिस्टर करने के लिए बाय 7 मेंबर्स। सारी टेरिटरीज जो है उसमें सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस आ गया बाय 1994, इसलिए उसके बाद 1 नवंबर 1994 को इसे बंद कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो था वो अप्रैल 46 में यूएन चार्टर के अंदर आया था। दिस वाज सॉर्ट ऑफ लाइक पहले लीग ऑफ नेशन में द परमानेंट कोर्ट फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, दिस वाज द ऑर्गेनाइजेशन इन लीग ऑफ नेशन, उसी का सक्सेसर एक तरीके से आप बोल सकते हो इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका एक ही काम है कि जो सारे जितने भी डिस्प्यूट्स लेके आती हैं स्टेट्स, उसको सुनना और उस पर एक जजमेंट देना और उस पर एडवाइजरी ओपिनियन देना। क्योंकि हमारे जुडिशियल सिस्टम में जब जज आपको बोलता है, जजमेंट देता है कि भाई मैंने दोनों जनों का सुन लिया है और मुझे लगता है कि ये गलत है ये सही है और इसको इतना मुआवजा देना चाहिए, जब वो ऐसा बोलते हैं तो दिस बिकम्स लीगल एंड देन वी हैव अदर वेज ऑफ इन्फोर्सिंग इट, लाइक पुलिस हो गया, बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है टू मेक श्योर कि जो जज ने बोला है वो हो। पर लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन्फोर्सिंग बॉडी नहीं है, तो वो जो चीज़ बोलती है ना वो सिर्फ रिकमेंडेशन है। इट्स लाइक एक मान सकते हो कि आपके कॉलोनी में एक बहुत ही समझदार आंटी रहती है, ठीक है, बहुत सॉर्टेड समझदार आंटी है, और पूरी कॉलोनी के बच्चे जब भी झगड़ा होता है ना तो वो आंटी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप बताओ ये सही है या मैं सही हूँ। अब वो आंटी जो है तुम्हारे पेरेंट नहीं है, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकती तुमको कि ये करो ये मत करो, या वो तुम्हें पनिश नहीं कर सकती बिकॉज नॉट योर चिल्ड्रन, राइट। बट वो फिर भी बता सकती है कि नहीं मुझे लगता है ये सही है ये गलत है, राइट। अब ये जो बच्चे उनके पास जा रहे हैं उनका डिस्क्रिशन है कि वो आंटी की गई बात को रिस्पेक्ट करे और फॉलो करे या ना करे, पर आंटी कुछ कर नहीं सकती है टू गेट देम टू डू व्हाट इज राइट। सो दैट्स सॉर्ट ऑफ हाउ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस काइंड ऑफ वर्क्स।
इसमें 15 जजेस होते हैं जो जनरल असेंबली इलेक्ट और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर इलेक्ट करती है 9 ईयर्स की टर्म के लिए। इसका जो बेस है वो है हेग नीदरलैंड्स, और इसके रेगुलर सेशंस और हियरिंग्स होते रहते हैं। दे कैन नॉट समन लाइक इंटरनेशनल कोर्ट जो होती है ना, जैसे इंडिया की जो जस्टिस सिस्टम है उसमें अगर जस्टिस सिस्टम कुछ देखता है कि कुछ हो रहा है, जैसे इन दिस केस रिसेंटली जो इलेक्शन बॉन्ड है, दे कैन एक्चुअली कॉल कि आई फील लाइक व्हाट यू आर डूइंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड डोंट डू दैट। बट ऐसा चीज़ इसमें नहीं हो सकती। दे कैन नॉट कॉल अनलेस somebody takes the issue to them, they cannot say anything, ठीक है। तो जब तक वो उनके पास, जैसे जस्ट लाइक दैट आंटी, वो आंटी पूरा दिन घूमेगी नहीं यू नो रोड पे सबको बताते हुए कैसे ये क्या गलत है। वो अपना काम कर रही है, वो सिर्फ आपको ओपिनियन तब देगी जब आप उसके पास पूछने जाओगे। आप नहीं जाओगे तो वो अंधी है, कुछ नहीं कर सकती, विच इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज दिस इज़ वाई वी डोंट कॉल आवर सेल्फ टू हैव अ इंटरनेशनल गवर्नेंस। क्योंकि अगर इंटरनेशनल गवर्नमेंट होती तो फिर कोई इन्फोर्सेबल यू नो पुलिस होती, कोई इन्फोर्सेबल, या अगर ऐसा होता तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक्चुअली कुड हैव समन कंट्रीज की यू नो क्या कर रहे हो ये अपने देश में, बट ऐसा नहीं कर सकती। यहीं पे आके जो बोलते हैं यूएन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटर गवर्नमेंटल, बट एक गवर्नेंस नहीं है यहाँ पे, मतलब उसकी कमियां हैं ये एक तरीके से। सेक्रेटेरिएट सिंपल है, इसका मेन काम ये होता है जो जितने भी डेली ऑपरेशंस हैं यू नो मीटिंग्स रखना, सिक्योरिटी, पेपर वर्क, फाइनेंसेस, उन सबको देखना कि काम बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कई सारे इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, प्लेसेस हैं, पीपल वर्किंग हैं, उन सबको देखना, जितने भी पीस कीपिंग मिशंस हैं हो रहे हैं उनके तरफ जाना। जनरल सेक्रेटेरिएट ऑल्सो सर्व्स एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है। वो बेसिकली जैसे मान लो उनका रिकमेंडेशन पे हर 5 साल में ये रिन्यू होते हैं मेंबर्स। कुछ नहीं, बस ऐसे है कि मान लो जनरल असेंबली ने कुछ फाइनल किया कि ये होना है, ठीक है, या सिक्योरिटी काउंसिल ने बोला कि ऐसा होना चाहिए, तो देयर वर्क इज़ जस्ट टू लाइक सेंड मेल टू मेक श्योर दैट इफ सिक्योरिटी काउंसिल हैज सेड कि वहाँ पे यूएन पीस कीपिंग मिशन जाना चाहिए, तो उसकी यू नो मैनेजमेंट करना कि वो हो सके। एक ऑफिस में जो सेक्रेटरी का काम होता है ना, जो रिसेप्शनिस्ट का काम होता है, वही बेसिकली है। रिसेप्शनिस्ट मोर लाइक एडमिन प्लस रिसेप्शनिस्ट, ठीक है, ऑल ऑफ इट टुगेदर। एंटोनियो गुरेरो जो है वो ही इज़ द 9th यूएन सेक्रेटरी जनरल, जो जनवरी 21, 2022 को इलेक्ट हुआ था टिल 2026, अगले 5 सालों के लिए, दिसंबर 31 तक ही विल बी द लीडर, चेयरमैन। यूएन के जो स्टाफ हैं वो ग्लोबल भी हैं, लोकल भी हैं, और वो कई सारे फंक्शंस करते हैं, फ्रॉम यू नो इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट से लेकर ह्यूमनिटेरियन अफेयर्स से लेकर डिसआर्मामेंट एंड एवरीथिंग। मतलब कि दे वर्क ऑन एवरीथिंग, दे वर्क ऑन एनवायरमेंट, दे वर्क ऑन यू नो मेक श्योर दैट देर इज़ पीस, दे ऑल्सो do a lot of charity humanitarian work, they also continuously are doing research to find out solutions to things, so it's like so many people working at so many levels. अब क्या challenges हैं यूएन की, कहाँ पे आके यूएन जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में फंस जाता है। यूएन के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका पूरा डिपेंडेंस है कि स्टेट फंडिंग के ऊपर, कि जो मतलब जब स्टेट फंड करते हैं उसी पैसों से यू नो यूएन काम करता है। अब उसमें प्रॉब्लम यह है कि देयर इज़ नो फीस। जैसे अब इंडिया में मान लो कि अगर जस्टिस सिस्टम है जो अपना इंडिया का कोर्ट सिस्टम है, मान लो हर साल हर स्टेट को सुप्रीम कोर्ट को एक्स अमाउंट ऑफ मनी देनी है, और अगर वो मनी नहीं देंगी तो कोर्ट आपकी बात नहीं सुनेगा, लाइक आपको इग्नोर कर देगा। सो देन इट विल बी अ लिटिल डिफिकल्ट, राइट, मतलब समझ लो, इट विल नॉट बी। फिर देन अगर किसी को, जैसे मान लो अगर कोई स्टेट है, मान लो कर्नाटका है, कर्नाटका के सीएम है, उसको कुछ खराब करना है, तो वो क्या करेगा, वो सुप्रीम कोर्ट वाली फीस ही नहीं भरेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट का फिर इस एरिया में कोई इन्फ्लुएंस ही नहीं रहेगा, फिर वो चाहे कुछ भी कर ले। यू कैन नॉट गो टू सुप्रीम कोर्ट, देन यू कैन ओनली रीच हाई कोर्ट। तो दिस इज़ ऑल्सो द सेम प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि क्योंकि स्टेट्स ही पैसा दे रही है, और स्टेट्स जो है पैसा कैसे देती है, नॉट इक्वल, सेम अमाउंट नहीं, इट्स अ परसेंटेज ऑफ देयर जीडीपी। तो जितनी बड़ी कंट्री उतना ज़्यादा पैसा दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो लोग ज़्यादा पैसे देते हैं उनका ज़्यादा इन्फ्लुएंस बन जाता है। सो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। पॉलिटिकल डिवीजन है, अब 193 मेंबर्स हैं
उसमें से हर तरीके के हैं. देर आर डिक्टेटरशिप्स, डेमोक्रेसीज, देर आर monarchical democracies, there are monarchies independent as well. There are countries where we see a faint communism with dictatorial feeling like Russia and China. We see highly liberal and democratic countries like Norwegian countries, right? अब इन सब कंट्रीज़ के लाइफ में एम बहुत अलग अलग है, राइट? ये कंट्रीज़ क्या एक्सपेक्ट करती है कि उनकी देश किस राह पर चल रहा है, ठीक है? उन सब की एक्सपेक्टेशंस अलग है, उनकी पॉलिटिकल व्यूज़ अलग है. इन सब के साथ मिलकर काम करना, कोलैबोरेट करना ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज हर किसी का दूसरा मन है. एक तरफ 4-5 कंट्रीज़ हैं जो चाहती है कि भाई जैसे आइलैंड कंट्रीज़ है, आइलैंड कंट्रीज़ क्या बोलेगी, अरे भाई ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे बात करो, हम डूब रहे हैं, ठीक है? लेकिन कंट्रीज़ लाइक चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, दे डोंट केयर, दे हैव सो मच लैंड. अगर 2-3 इंच चला भी जाए पानी में तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, राइट? सो सिमिलरली जो कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट चेंज या वॉर जो हो रही है इस वक्त, वो कंट्रीज़ बोलेगी अरे वॉर पे फोकस करो भाई, क्या कर रहे हो, दिस वॉर इज़ कॉजिंग सो मच इशूज़. बट देन अदर कंट्रीज़ विल बी लाइक नॉन ऑफ योर बिजनेस, डोंट टॉक अबाउट अस, ठीक है? क्योंकि दे डोंट वांट यू टू फोकस ऑन इट. तो इस तरीके से, क्योंकि जितने ज़्यादा मेंबर्स होते हैं ना, बोलते हैं ना, टू मेनी शेफ्स स्पॉइल द ब्रॉथ, वो वाली बात होती है. इतने सारे लोग हैं, उनके अलग अलग आइडियोलॉजीज़ है, ओपिनियंस है, उनके अलग अलग जर्नी है, और वो सब साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते. कभी डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है? इसीलिए बहुत इनफेक्टिव डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि बहुत स्लो और ब्यूरोक्रेटिक हो जाती है डिसीजन मेकिंग. सबको साथ में लेके आना, सबसे वोटिंग कराना, सबकी बातें सुनना. 193 पीपल कमिंग टुगेदर, गिविंग स्पीचेस, देन गिविंग वोट, एंड देन उसमें भी 2/3 वोट है या नहीं है, फिर तो इसमें प्रॉब्लम होती है. और अगर कोई ऐसी इमरजेंसी क्राइसिस होता है तो उसमें फिर जल्दी कुछ नहीं हो पाता है. एक इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है. जैसे मैंने बताया आपको कि अगर सुप्रीम कोर्ट के पास पुलिस या फिर आर्मी या फिर दूसरे तरीके ना हो, गवर्नमेंट एजेंसीज ना हो जिससे कि वो अपनी कही हुई बात का पे काम करवा सके, तो फिर उनके जजमेंट का क्या मतलब है? इट्स लाइक देन आकाशवाणी, मैंने कह दिया कि ऐसा होना चाहिए. कोई करने वाला भी तो होना चाहिए, कोई करवाने वाला भी तो होना चाहिए. एंड दैट्स व्हाट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लैक. दे डोंट हैव एन इन्फोर्सिंग बॉडी. ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, मेंबर स्टेट थोड़ा बहुत सैंक्शंस दे सकते हैं, लेकिन हर मेंबर स्टेट के साथ यही प्रॉब्लम है ना कि कोई भी एक जना दूसरे जने को सैंक्शन देता है तो वहाँ फिर 95 दूसरी कंट्रीज़ खड़ी जाती हैं वो वहाँ पे फिल करने के लिए, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है, ठीक है? बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चेंजेस हैं और रिफॉर्म्स नहीं हो पाते हैं. चेंजेस जैसे चैलेंजेस जैसे पेंडेमिक, टेररिज्म जो है, इसमें बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, बहुत स्विफ्ट रिस्पॉन्स चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाता है क्योंकि वी आर टॉकिंग एट सच अ लार्ज स्केल. और सेम रीज़न के कारण, बिकॉज आउटडेटेड गवर्नेंस स्ट्रक्चर है, तो कोई भी चीज़ को चेंज करने में सालों लग जाते हैं. इतने टाइम से बोल रहे हैं कि जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें कौन है? देखो, 2 कंट्रीज़, फ्रांस एंड यूके, यूरोप से, एक और अमेरिका आ गया वेस्ट से, ये तीनों वाइट कंट्रीज, राइट? फिर रशिया, अगेन 1 country from east, that to Russia, and then China. अब where is the representation from Central Asia? Where is the representation from South America? Where is the representation from Africa? Nobody. Everyone in the north में सबने आपस में डिसाइड कर लिया है that we are going to be the one, ठीक है? अब जब चेंज हो रही है सिचुएशन, दूसरी कंट्रीज़ के पास ज़्यादा पावर है और उनकी भी डिमांड्स है, पर देयर इज़ नो वे टू चेंज इट, देयर इज़ नो वे टू रिफॉर्म इट, बिकॉज रिफॉर्म करने जाते हैं तो सब अपने अपने मतलब के हिसाब से बात घटा देते हैं. अब जो यूएन के सिस्टम में जिन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसमें सबसे पहला है कि यूएनएससी की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जो है ज़्यादा मेंबर्स आए, परमानेंट मेंबर. अभी तक 5 है, दे वांट मोर मेंबर्स, एंड दैट इज़ वेयर इंडिया इज़ ट्राइंग टू बी. इंडिया जितना भी चाइना के साथ में इंगेजमेंट कर रहा है वो इसीलिए बिकॉज अगर एशिया का रिप्रेजेंटेटिव चाइना देखा जाए तो चाइना ऑलरेडी यूएनएससी काउंसिल में है एंड दे विल नॉट वर्क विथ इंडिया, ठीक है? सो दे विल बिकम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया, एंड अगर यूएनएससी काउंसिल बनती है तो उसमें दे विल प्रेफर टू गिव समवन फ्रॉम अफ्रीका और साउथ अमेरिका रादर देन फ्रॉम एशिया, अगर एशिया से ऑलरेडी चाइना है तो इसीलिए वी टेंड टू वर्क
टू ताकि हम ये प्रूव कर सकें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कि वी आर मोर केपेबल देन चाइना. ओके, तो इसी परमानेंट मेंबर की सीट के लिए इंडिया हैज़ बीन वर्किंग. रीजनल रिप्रेजेंटेशन की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली फ्रॉम अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका. वीटो पावर को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, बिकॉज वीटो पावर बेसिकली क्या होता है कि अगर सब लोग अग्री कर रहे हैं, ठीक है, कि मान लो यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है और दिस वॉर इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इट शुड बी एंडेड, कोई सीज फायर करना चाहिए, कुछ रोकना चाहिए. सब अग्री कर रहे हैं, 14 की 14 कंट्रीज अग्री कर रही है, बट रशिया ने वीटो कर दिया. ऑफ कोर्स रशिया वीटो करेगा, उसका थोड़ा ना, दे डोंट वांट टू बी. सो इन 5 मेंबर्स, दीज मेन 5 मेंबर्स, दे कैन लिटरली स्टॉप एनीथिंग. और उसमें बैठा दिया आपने चाइना, रशिया और अमेरिका, तीनों वैसे भी किसी चीज़ पर अग्री नहीं करते. तो कई बार सिक्योरिटी काउंसिल जो है आगे बात कर ही नहीं पाती, फेल हो जाती है, जो इसका मेन पर्पज़ है. और हमने ऑलरेडी देखा है कि जब ये ऑर्गेनाइजेशंस फेल होती है तो क्या होता है. वो जब लीग ऑफ नेशन फेल हुई तो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ. अब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल अगर फेल हो जाती है तो देन पूरे ऑर्गेनाइजेशन का मतलब नहीं रहेगा. विल स्टिल गेट इनटू वॉर एंड देन विल नीड अनदर ऑर्गेनाइजेशन. जो मेन पर्पस है यूएन का, विच इज़ टू क्रिएट लॉन्जिटिविटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, एब्सेंस ऑफ वॉर, वो सब अगर नहीं हो पाएगा अगर सिक्योरिटी काउंसिल इस तरीके से डेड रहेगी तो. सो पीस कीपिंग जो फोर्स है यूएन की और जो काम कर रही है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, बिकॉज इवन विथ देम देयर स्टिल सो मच वायलेंस अराउंड द वर्ल्ड. कोऑर्डिनेशन बहुत ख़राब है दोनों कंट्रीज़ का, बिकॉज इट्स लाइक, ऑफकोर्स उसमें इंडिया और पाकिस्तान भी है, तो अब वो तो बात नहीं करेंगे. अल्बेनिया, अजरबैजान है, वो लोग झगड़े में है. यूक्रेन, रशिया है, वो दिस पीपल एग्जिस्ट इन द सेम रूम, दे डोंट वांट टू टॉक टू ईच अदर. तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है प्रॉपरली, काम बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है, इसलिए बहुत स्लो होता है. और फिर वो बोलते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. वो बात होती है कि कुछ गलत हो भी जाता है तो दे आर नॉट एबल टू डू इट इन टाइम, एंड विच इज़ नॉट गुड. कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करने की ज़रूरत है एजेंसीज़ के बीच में, फंड्स को लेकर, और जितनी भी इनसफिशिएंसीज और डुप्लीकेशन है, प्रपोज डुप्लीकेशन मतलब दो तीन ऑर्गेनाइजेशन सेम काम पे सेम चीज़ पे काम कर रही. मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है और ये जो यूएन एड्स है, वो दोनों सेम ही काम कर रही हैं, दोनों की तरफ से फंड आ रहा है, तो वेस्ट हो रहा है ना. इससे ज़्यादा किसी एक को पूरा काम दे दो और दूसरे को कहीं और लगा दो. इंक्रीज फंडिंग, ठीक है. और एक और ज़रूरत है कि फंडिंग बढ़े, क्योंकि इस वक्त जो फंडिंग है वो परसेंटेज बेस्ड पे है और जीडीपी के, एंड इट ऑल्सो मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा देता है उसका सबसे ज़्यादा पावर चलता है. तो और ऑटोनॉमी नहीं है इस ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि दे हैव टू, इसलिए तो कहा जाता है कि यूएन को यूएस का पपेट कहा जाता है, बिकॉज द हेडक्वार्टर्स आर ऑल इन न्यूयॉर्क. प्लस सबसे ज़्यादा फंडिंग भी यूएन में यूएस ही देता है, और यूएस के पास वो वीटो पावर भी है, तो यूएस डोमिनेट्स यूएन, एंड विच क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर दोज कंट्रीज जो यूएस को पसंद नहीं करती हैं. ह्यूमन राइट मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, क्योंकि डिस्पाइट हैविंग सच स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म टू फाइट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड ह्यूमन राइट वायलेशन, उसके बाद भी हम रोज़ न्यूज़ में देखते हैं अभी रिसेंटली में रशियन ओपोजिशन लीडर Alexei Navalny, he died in the jail. We see so many civil wars happening around Africa, right? Sudan and Somalia are going through their own problems that no one cares about it. Thousands of people are dying. यूक्रेन रशिया वॉर इतने टाइम से चल रहा है. इसराइल ने कम्प्लीटली गाज़ा को फ्लैट कर दिया है, लिटरली कोई बिल्डिंग नहीं छोड़ी, ठीक है. टेररिस्ट होंगे उसमें, कुछ नहीं छोड़ा. दिस सिंपली स्कॉर्च्ड द प्लेस. Thousands of children are dying and being traumatized, being pushed out to live in such a pathetic situation. But where is UN Human Rights Organization? क्या कर रही है वो? They're not doing anything. तो अब जो उनका मेन पर्पस है ह्यूमन राइट प्रोटेक्ट करना, अगर ये मैकेनिज्म अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो इन्होंने पूरा ये लैविश स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फॉर bringing all the 193 countries together to create a better peaceful world. कहाँ का peaceful world? Is this a peaceful world? जहाँ पे इस वक्त currently 4 बड़ी wars लड़ी जा रही है. How is this a peaceful world? So that's where the failure comes on. The human rights mechanism को और strong करने की ज़रूरत है, because they have to give more strength to organizations like High Commission for Human Rights.
अब बात करते हैं यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस कॉफ़ी क्लब। ये एक क्लब है ऑफ अगेन सम मेंबर्स विच आर बेसिकली वर्किंग विद इन यूनाइटेड नेशंस। इसे कॉफ़ी क्लब भी कहा जाता है, 90s में इमर्ज हुआ था। बेसिकली ये जो है यूएनएससी की काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स को एक्सपांड करने के अपोजिशन में खड़ा है कि मत एक्सपांड करो। इट इज़ लेड बाय इटली, स्पेन, मेक्सिको, पाकिस्तान एंड साउथ कोरिया। और उनका कहना है कि जितना ज़्यादा आप सिक्योरिटी काउंसिल को स्प्रेड करोगे, जितना ज़्यादा उसको बड़ा करोगे, उतना ही डेमोक्रेसी अंडरमाइन होगी, क्योंकि यू विल गेट मोर अनडेमोक्रेटिक पीपल ऑन इट। उसका रिप्रेजेंटेशन जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं रहेगा और काउंसिल जो है और वीक हो जाएगी, क्योंकि हमने ऑलरेडी देखा है असेंबली में क्या हो रहा है। जैसे क्योंकि अभी तक यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप के ऊपर बात चल रही है कि परमानेंट मेंबरशिप बढ़ानी चाहिए, पर वीटो के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। अब आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी 5 लोग हैं जो वीटो करके यूएन तहस नहस कर चुके हैं सिक्योरिटी काउंसिल को। आप उसको बोल रहे हो कि उसमें 10 और मेंबर ले आओ, 15 मेंबर कर लो। 15 मेंबर के पास अगर वीटो पावर होगा तो फिर तो कोई काम नहीं होगा। तो ये जो ग्रुप है ये बेसिकली चाहता है कि मेंबरशिप इंक्रीज़ ना हो। इंस्टेड ये जो कॉफ़ी क्लब है इन्होंने प्रपोज किया है कि एक सेमी परमानेंट सीट हो जो री इलेक्ट होते रहे। मतलब कि पहले तो वीटो को हटा दो और फिर और ज़्यादा परमानेंट मेंबर्स बनाने की बजाय सेमी परमानेंट मेंबर्स हों जो रेगुलर रोटेट करते रहें। कुछ यूएन मेंबर्स जो है इस बात को सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे हैं जो नहीं सपोर्ट करते हैं। स्पेशली इंडिया डजंट लाइक दिस बिकॉज इंडिया वांट्स टू हैव अ परमानेंट मेंबरशिप ऑन यूएनएससी। डिस्पाइट डिसएग्रीमेंट्स, जो ये कॉफ़ी क्लब है ये बहुत इन्फ्लुएंशियल है और इसमें जो कई सारे डिस्कशंस होते हैं यूएन रिफॉर्म्स को लेकर और यूएनएससी के फ्यूचर को लेकर जो बातें हैं वो यहाँ पे बहुत डिस्कस करती है। लोग इससे अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, सबके अपने अपने मोटिव हैं, लेकिन इवेंचुअली ये क्लब जो है थोड़ा थोड़ा प्रोमिनेंस में आ रहा है क्योंकि इट मेक्स सेंस व्हाट दे आर सेइंग। ओके, मूविंग ऑन G4। अब जैसे G4 का केस देख लेते हैं। 1992 में इंडिया, ब्राज़ील, जर्मनी जो है इन्होंने क्लेम किया कि हमें परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए, क्योंकि जब से यूएन बना है तब से इंडिया उसका पार्टिसिपेंट है और इंडिया जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो उसको तो देना ही चाहिए स्टेट। प्लस ब्राज़ील जो है वो लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी लार्जेस्ट कंट्री है, 5th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, उसको पार्टिसिपेशन देना चाहिए। आपने यूरोप से फ्रांस और यूके को पार्टिसिपेंट किया, फ्रांस और यूके को आपने मेंबरशिप दी है, बट आपको जापान और जर्मनी को देना चाहिए बिकॉज दे आर बिगर economies than the other two because they are the largest donors in UN। उसके बाद जो G4 कंट्रीज़ है उसने कहा है कि साउथ अफ्रीका को भी अफ्रीका की तरफ से रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए और उन्होंने कहा है कि द रोड ब्लॉक इज़ एट द आर्टिकल 108 एंड 109 ऑफ UN चार्टर, जिसमें P5 को वीटो पावर दिया गया है। वीटो पावर के कारण कुछ भी वो नहीं कर पाते हैं और so even one member of P5 can just stop a reform। so this is a big issue, क्योंकि आप जितना भी डेलिब्रेशन कर लो, डिस्कशन कर लो, लेकिन अगर एक उसमें मेंबर है जिसके अगेंस्ट में आपको कोई डिस्कशन लेना है, अब जैसे यूक्रेन और रशिया की बात चल रही, अब वो क्या कुछ भी डिस्कशन वो करेंगे, अगर वो रशिया के फेवर में नहीं है तो रशिया उस पर वीटो कर देगा, तो कभी बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। तो वीटो पावर को स्पेशली लेकर और रिप्रेजेंटेशन को स्पेशली लेकर यूएन में बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल, UNHCR। ये एक सब्सिडरी बॉडी है यूएन की, ऑलमोस्ट लाइक एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी जो यूएन के यूनिवर्स के अंदर ही काम करती है। ठीक है, 2006 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका पर्पस ये था कि किस तरीके से पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात की जाए और उसको प्रमोट किया जाए कि लोग टॉर्चर ना हो रहे हों, स्लेवरी कहीं किसी प्रकार की ना हो रही हो, लोगों को एक एवरी ह्यूमन गेट्स इक्वल रिस्पेक्ट ऑफ बीइंग अ ह्यूमन। पहले इस ऑर्गेनाइजेशन को UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स कहा जाता था, बाद में इट वाज चेंज टू UNHRC। मेंबरशिप की बात करें तो 47 UN मेंबर्स इसका पार्ट हैं और जो इलेक्ट होते हैं डायरेक्टली और सीक्रेट बैलेट होता है UN जनरल असेंबली में और मेजॉरिटी वोट से ये सिलेक्ट होते हैं और जाते हैं इस UNHCR में। अनलाइक सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली, इस ऑर्गेनाइजेशन में रीजन्स को फिक्स मेंबरशिप दी गई। जैसे हमारे लोकसभा राज्यसभा में कैसे फिक्स नंबर होता है कि भाई इस स्टेट से इतने लोग आएंगे, इस डिस्ट्रिक्ट से एक जना आएगा, हर स्टेट का एक अपना रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे ही यहाँ पे भी है।
UNHCR में अफ्रीकन और एशियन पैसिफिक में 13 सीट्स है, लेटिन अमेरिकन एंड कैरेबियन में 8 है, वेस्टर्न यूरोपियन और अदर स्टेट्स में 7 है, मतलब US एंड रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न यूरोप, एंड ईस्टर्न यूरोपियन की 6 है, इसमें सेंट्रल एशिया भी आ जाता है लगभग. I personally feel that 13 is very less as compared to, like, we're counting Africa, entire South Asia, East Asia and Pacific, including Australia and Japan and Korea and all those countries. I feel like there should be more seats here, but this is what the segregation right now is. UNSC जो है हर कैंडिडेट जो आता है कंट्रीब्यूट करता है, उसका मेन काम क्या है कि जो भी बंदा पार्टिसिपेट कर रहा है इस काउंसिल में वो अपनी अपनी तरफ से ह्यूमन राइट प्रमोट करेगा, उनको प्रोटेक्ट करेगा और वॉलेंटरी प्लेज लेते हैं, ठीक है, कि हम प्रोटेक्ट करेंगे और उसके ऊपर कमिटमेंट करते हैं. हर मेंबर 3 साल तक सर्व करता है, वो 2 बार कंजिक्यूटिवली सर्व कर सकता है, लेकिन उसके बाद इमीडिएटली तीसरे ईयर में सिलेक्ट नहीं किया जा सकता. मूविंग ऑन टू वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है ना, जैसे हमने देखा यूएन कैसे है, यूएन के विद इन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट. तो वर्ल्ड बैंक इट कंसिस्ट ऑफ मेनली 2 मेन ऑर्गेनाइजेशंस, वन बीइंग द इंटरनेशनल बैंक फॉर डेवलपमेंट, रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. ये दोनों मिला के दिस इज़ वर्ल्ड बैंक. एंड देन वर्ल्ड बैंक यूनिवर्स में फिर ये वाली ऑर्गेनाइजेशंस भी आती है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोऑपरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट. ठीक है, सो यू कैन काइंड ऑफ इमेजिन हाउ वर्ल्ड बैंक यूनिवर्स बेसिकली वर्क्स. ये दोनों मिलकर वर्ल्ड बैंक बनता है और फिर वर्ल्ड बैंक यूनिवर्स में ये दोनों प्लस 3 और हैं. तो क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. ये वो बैंक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है टू द बैंक दैट वाज मेड आफ्टर द वॉर, जब यूरोप को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए एक डेवलपमेंट बैंक बनाई जाती है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उस तरीके का है. एक बेसिकली कह सकते हैं प्राइमरी इंस्टीट्यूट है जो हेल्प करता है वापस रीडेवलपमेंट में या डेवलपमेंट में, रिकंस्ट्रक्शन में उस एरियाज़ के जो किसी कारण से ख़राब हो चुके हैं, चाहे वो वॉर हो या एनी अदर इशूज़. ये 1944 में इस्टेब्लिश हुई थी. इसके 185 मेंबर्स हैं. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. इसका काम ये है कि इट हेल्प्स डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप कंट्रीज़ टू डेवलप. 1960 में इस्टेब्लिश हुई थी. इसके 165 मेंबर्स हैं. इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1956 में. इसके 179 मेंबर्स है. ये क्या करते हैं हम आगे पढ़ेंगे. मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, ये इस्टेब्लिश हुई थी 1988 में. इसके 171 मेंबर्स हैं. और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिस्प्यूट 1966 में ये बनी थी और अभी इसके 143 मेंबर्स है. तो दीज आर द 5 सॉर्ट ऑफ इंस्टीट्यूट्स विद इन वर्ल्ड बैंक ग्रुप. अब बात करते हैं कि जो मेन जो हमने बोला कि जो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक है IBRD, ये और इंटरनेशल डेवलपमेंट एजेंसी जो है ना मिला के वर्ल्ड बैंक बनता है. ये दोनों ही 1944 में इस्टेब्लिश हुए थे अंडर द ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस. ठीक है, अलॉन्ग साइड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स. जब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना था उसी के साथ में ये बने थे. वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें कुल 189 नेशंस हैं. 5 उसके इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है जो उसके अंदर काम करते हैं. उनका मेन एम है कि किस तरीके से गरीबी हटाई जा सके और प्रॉस्पेरिटी हो पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में, हर कंट्री की. ठीक है, इसके 2 प्राइमरी गोल हैं. एक तो सस्टेनेबल, मतलब सस्टेनेबल इन द सेंस नॉट जस्ट इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सस्टेनेबल, बट ऑल्सो इस जैसे बोलते हैं ना क्विक रिच स्कीम्स होती है कि आज पैसे दो 4 दिन बाद डबल करके दे देंगे, राइट. और या फिर गैम्बलिंग होती है. गैम्बलिंग में क्या होता है, आप पैसा लगाओ, कभी हार होती कभी जीत होती है. ये दोनों ही अनसस्टेनेबल वेज ऑफ बिकमिंग रिच है. या फिर लॉटरी सिस्टम ले लो, हो सकता है आप बनो रिच, हो सकता है ना बनो, राइट. तो सस्टेनेबल की जब हम बात करते हैं स्पेशली पॉवर्टी को या इकोनॉमिक को लेकर, तो इट्स द आइडिया कि इस तरीके का पॉलिसीज़ का इस्तेमाल किया जाए जिससे कंट्री स्लोली बट स्ट्रांगली, इन अ स्ट्रॉन्ग वे, इन अ मोर इंडिपेंडेंट वे इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके. और ऐसा ना हो कि सडनली रिच हो जाए और सडनली फिर गिर जाए. वोलेटाइल ना हो इकोनॉमी, ऐसा ग्रोथ हो. तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ हो, पावर्टी ख़त्म हो, प्लस जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो हर इंसान का ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है डेवलप हो. उसके बाद गरीबी और लो इनकम जो कंट्रीज़ हैं उनमें गरीबी को कम करना और लो इनकम कंट्रीज़ को में डेवलपमेंट लेके आना, ये वर्ल्ड बैंक का मेन जो है एम था. अब बात करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशंस का इंडिपेंडेंटली क्या काम है. तो IBRD जो है उसका मेन काम ये है कि वो मिडिल इनकम और
क्रेडिट वर्दी इनकम लो इनकम कंट्रीज़ को जो है पैसा देती है। मतलब क्या, ये पैसा उन कंट्रीज़ को नहीं देगी जिनकी इकोनॉमी बहुत ख़राब है या जिनकी यहाँ पे कुछ नहीं कर रही, ये उन लोगों को इनकम देती है जो कंट्री जो वर्दी है, मतलब उसका इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग है, उसके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, वो वापस बाउंस बैक कर सकती है, लो इनकम है पर बाउंस बैक कर सकती है। ऐसी वर्दी कंट्रीज़ को लोन अगर देना होता है तो वो IBDR होता है, क्योंकि ये रिकन्स्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए है। IDA जो है ना, ये इंटरेस्ट फ्री लोन देती है गरीब से गरीब कंट्रीज़ को, जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जहाँ मतलब कोई स्कोप नहीं है, उनको इंटरेस्ट फ्री लोन जो है वो IDB देती है। यहाँ पर लोन जो है वो इंटरेस्ट फ्री नहीं होता, बिकॉज अजम्पशन इज़ कि ये वो कंट्रीज़ हैं जिनकी कैपेबिलिटी है कि ये वापस पे कर सकते हैं या इंटरेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि दे हैव द कैपेसिटी। IFC जो है ना, प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें डेवलपमेंट को लेकर जो भी किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में प्राइवेट सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, क्योंकि विच इज़ अ ह्यूज इंस्टीट्यूशन, एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक एक्टिविटीज सिर्फ गवर्नमेंट नहीं करती ना, आम लोग भी करते हैं। तो उनको कैसे हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उनको और बढ़ावा दें, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, वो आते हैं इंटरनेशनल फाइनेंस कोऑपरेशन से। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट एंड गारंटी एजेंसी जो होती है ना, वो क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर में जैसे प्राइवेट सेक्टर में लोग जब एक्सचेंज करते हैं तो रिस्क होती है, पॉलिटिकल रिस्क। मान लो जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, इंडिया पाकिस्तान के कुछ लोगों ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसमें दोनों साथ में मिलकर कहीं पे कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो मान लो इंडिया के बंदे ने पाकिस्तान के उस बिज़नेस में पैसे लगाए और पाकिस्तान के बंदे ने इंडिया के इस बिज़नेस में पैसे लगाए, पर मान लो इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो गई, पॉलिटिकल हो गया तो कनेक्शन कट गए। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि अगर दो कंट्रीज़ है जिनका हमेशा से काफ़ी लंबे समय से हमें पता है झगड़ा चल रहा है या डिस्प्यूट रही ही है हमेशा से, जैसे इसराइल हो गया, यूक्रेन, वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ एंड रशिया हो गया, इनकी ना डिस्प्यूट हमेशा चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ काफ़ी टाइम से। तो ऐसी कंट्रीज़ के बीच में फिर क्या होगा, प्राइवेट डीलिंग्स कम हो जाएगी, और दैट मीन्स कि देयर इज़ अ प्राइवेट सेक्टर दैट कैन फ्लरिश, बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा है। तो ये जो एजेंसी है ना, इसका काम ये रहता है कि ये इन पॉलिटिकल रिस्क को कम करती है, इसके लिए गारंटी देती है। क्रॉस बॉर्डर जो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट होता है उसको पॉलिटिकल रिस्क से गारंटी देती है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इट्स लाइक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बट फॉर बिजनेसेस। ठीक है, कि अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कोई कंपनी कुछ गलत कर देती है, कहीं इन्वेस्टमेंट ख़राब हो जाता है, डूब जाता है, कुछ घोटाला होता है, तो कहाँ जाओगे? दैट्स वेयर दिस ऑर्गेनाइजेशन कम्स। ये जो है हियरिंग करती है, आर्बिट्रेशन करती है बेसिकली। अब बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम UN एंड अदर वर्ल्ड बैंक जो हमने अभी तक देखा था। 190 कंट्रीज़ हैं, बट इंस्टेड ऑफ लाइक ऑल ऑफ देम पार्टिसिपेटिंग, IMF इज़ मोर वर्किंग टूवर्ड्स कि जो जितनी बड़ी इकोनॉमी है वो और कितना पावर इन्फ्लुएंस कर सकती है उसको बढ़ाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन है। सो इट्स नॉट एज डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक तो कोई भी नहीं है, प्योरली डेमोक्रेटिक, बट UN वगैरह थोड़ा फिर भी यू हैव अ जनरल असेंबली, सब उसमें वोट करते हैं। दिस वन द वोटिंग इज़ बेस्ड ऑन हाउ मच मनी यू हैव और हाउ बिग ऑफ अ इकोनॉमी यू आर। ठीक है, तो कितने मेंबर हैं? 190 मेंबर है। कहाँ पे है इसके हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन DC में है। कितना इसका मनी, हाउ मच मनी डज इट हैव टू गिव? अबाउट 707 बिलियन SDR। SDR इज़ नॉट अ करेंसी, SDR इज़ लाइक अ सेपरेट फंड, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसमें अलग अलग करेंसीज में 5 बहुत सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ ने मिलकर एक इंटरनेशनल फंड बनाया है, और उस फंड का, जैसे हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप पढ़े हैं ना, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जब होते हैं वो अपना खुद का बैंक बनाते हैं, उनको कोई और लोन नहीं देता, तो वो क्या करते हैं, वो आपस में ही मिल के और एक पैसे इकट्ठा करते हैं और फिर उसी पैसे से दे स्टार्ट मेक अ कैपिटल, राइट। तो उस तरीके का कुछ है ये 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़। आई थिंक इट्स चाइनीज़ युआन, Japanese yen, it has sterling pound, it has euro and it has US dollar। तो इन 5 में मिलकर एक फंड बनाया है, वो अराउंड इट्स $707 बिलियन, जो अराउंड $1 ट्रिलियन के बराबर है। कहाँ से पैसा आता है? सारी इकोनॉमीज़ जो है कंट्रीब्यूट करती है अपने साइज़ और इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से। करीब उनके 2900 स्टाफ मेंबर्स हैं जो 150 कंट्रीज़ में काम करते हैं। और कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं IMF में? यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड UK। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये एक तरीके से सेमी बैंक टाइप है, पर यहाँ बट इट्स अ प्राइवेट बैंक, और एक तरीके से आप बोल सकते हो इट बिहेव्स लाइक दैट। तो जिसमें जो इसमें ज़्यादा पैसा देते हैं उन्हीं को ज़्यादा वोट दिए जाते हैं, और इट डजंट वर्क लाइक सबके भले के लिए, ऑल्दो इट वर्क्स विद एवरीवन, क्योंकि ऑफकोर्स इट्स अ बैंक, यू कैन गो एंड टेक मनी फ्रॉम देम
एंड दे गिव मनी, जैसे भी पाकिस्तान को IMF ने लोन दिया था एंड ऑल ऑफ दैट, सो दे कैन गिव मनी बट इट्स सॉर्ट ऑफ कंट्रोल्ड बाय दीज कंट्रीज। अब IMF का स्ट्रक्चर देखते हैं, बेसिकली क्या है, एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो कहाँ से आते हैं, जो कंट्री है उसी उनकी अथॉरिटी से ही आते हैं, जो मेंबर कंट्रीज है वहाँ से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपना पावर डेलीकेट करते हैं एग्जीक्यूटिव बेंच को, पहले डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, पैसों का किसको देना है, कहाँ देना है, कैसे देना है, फिर अपना पावर डेलीकेट करते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड को, वो भी यहीं के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, ठीक है। और फिर वो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो होती है ना, वो मैनेजिंग डायरेक्टर्स बनाती है हर इशू के लिए, और वो उनके स्टाफ के साथ मिलकर उन कंट्रीज़ में काम करते हैं। यही मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो स्टाफ के में अपॉइंटमेंट और मैनेजमेंट वगैरह भी करता है, और जितना भी एडवाइसेस है, वो रिपोर्ट्स है, वो सब यहीं से आती है। दिस स्टाफ इज़ ऑल्सो अगेन कमिंग फ्रॉम द कंट्री अथॉरिटीज, मतलब जो कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है उन्हीं के लोग जो है रिप्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है IMF की काउंसिल। IMF भी इन्हीं कंट्रीज द्वारा रिप्रेजेंट होती है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर को भी एडवाइस करती है और गाइडेंस देती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड को कि कैसे काम करना है। तो यहाँ पे बेसिकली डिसीजन होता है कि कैसे काम करना है, और यहाँ पे काम किया जाता है, एक्चुअल एग्जीक्यूशन किया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो ये G7, G20, G24 हैं, जो विच आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री अथॉरिटी, ये टाइम पे इनफॉर्मली जो है वो एडवाइस देते रहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड या फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर को एज नीडेड। सो दिस इज़ हाउ द होल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फंक्शंस। यहाँ पे डिसीजंस दिए जाते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, यहाँ से मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। अब एक ग्लांस देते हैं कि क्या है, कितना इंपॉर्टेंट है IMF, कितना उसका रुतबा है। 3 लाइन ऑफ डिफेंस है उनके पास। सबसे पहले ये कोटा इज़ बेसिकली IMF ने ना बहुत सारा रिसोर्सेज पुल करके रखे हैं, और उस पुल में से वो पैसे जो है लोगों को देती है, जस्ट लाइक अ बैंक, राइट। बैंक कीप सम मनी दैट इज़ देयर टू गिव लोन, राइट। तो ये कोटा रहता है, सबसे पहले इसमें से फाइनेंस करती है। फिर अगर मान लो कुछ ऐसा हो जाए जो ये कोटा खत्म हो जाए और अभी भी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल है, ठीक है, तो फिर वो कि मल्टीलेटरल बोरोइंग अरेंजमेंट करती है। मतलब क्या कि मान लो कि एक कोई कंट्री है X, यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, इकोनॉमिक फेलियर हो गया, तो वो क्या करेंगी, अपनी ही मेंबर कंट्रीज़ में से 6-7 कंट्रीज़ को मिल के बोलेगी एक पूल बनाओ और इस कंट्री की हेल्प करो, ठीक है। और ये काम करती है एज अ बैंक इन बिटवीन। और वो भी अगर नहीं हो रहा है तो बायलेटरल बोरोइंग अग्रीमेंट्स करवाती है कि दूसरी कोई अगर स्ट्रॉन्ग कंट्री है उसको बोलती है कि आप इसके साथ अग्रीमेंट करो, इसको पैसे लोन दो। और तो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो कि अगर कोई सी भी उनको दिख रही है सिचुएशन जो ख़राब होती हुई है, तो वहाँ पे दे कैन वर्क एंड दे कैन गेट द मनी देयर, सो दैट एक कोई कंट्री कोलैप्स होने के कारण, डोमिनो इफेक्ट के कारण पूरी इकोनॉमी पे असर ना आए। सो इस तरीके से मैनेज करना। तो दे हैव 452 बिलियन इन फर्स्ट लाइन कोटाज, फिर अगेन 408 बिलियन इन dollars in second defense, और फिर 152 billion in third line of defense. So that's how much money this organization have to give on loan. बात करें कि कोटास कैसे यूज़ होते हैं, तो रिसोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन होते हैं, मतलब जो लोगों ने पैसे में कंट्रीब्यूट किया दे आर द फर्स्ट वन टू गेट मनी। फिर उसके बाद वोटिंग पावर्स होते हैं कि मान लो कोई और लेना चाहता है, तो जो IMF की मेन जो कंट्रीज़ है उनको वोटिंग पावर मिलते हैं, लेकिन उनके वोटिंग पावर हर मेंबर को एक वोटिंग पावर मिलता है, लेकिन जो मेंबर्स डोनेट करते हैं उस कोटा में, जैसे जो फॉर एवरी 1 लाख SDR दैट अ मेंबर गिव्स, दे गेट 1 मोर वोट, ठीक है। तो अगर आपने मान लो 10 लाख SDR दिए, तो आपको 1 वोट आपका है प्लस 10 वोट और में, तो यू हैव टोटल 11 वोट्स, ठीक है। वेयर एज इफ यू आर नॉट गिविंग एनी मनी टू द कोटा, देन यू हैव ओनली 1 वोट। तो इस तरीके से जो जितना ज़्यादा पैसा देता है उसका इतना ज़्यादा डोमिनेंस होता है, एंड दैट्स द वोटिंग पावर। फिर एक्सेस टू फाइनेंसेस कि कोटा डिटरमाइन करता है कि कौन को कितना अमाउंट मिलेगा, और फिर SRD एलोकेशंस की अगर कहीं और एलोकेट करना है तो किस तरीके से करेंगे, ये यहाँ पे डिसाइड होता है कि SRD किस तरीके से एलोकेट होगा। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फिस्कल मॉनिटर, ये जो 3 हैं, ये बहुत ज़्यादा ये है फ्लैगशिप पब्लिकेशन। मतलब कि और ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करती है, क्योंकि इनको इतना सब कुछ पता है कि लोग कितना पैसा ले रहे हैं, कहाँ जा रहा है, दे काइंड ऑफ गिव यू लाइक अ अपडेट कि कैसी हालत है वर्ल्ड इकोनॉमी की, क्योंकि ऑफकोर्स दे आर डीलिंग विथ इट, तो दे नो। अब बैंक को तो पता ही होगा ना इकोनॉमी की हालत कैसी है, तो इस तरीके से काम करता है। सेकेंड ड्राइंग, तो ये SDR जो है ना, दे आर कॉल्ड स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये बेसिकली 5 कंट्रीज़ ने मिलकर एक पूल बनाया है विच इज़ अराउंड 660 बिलियन SDR या फिर इक्वल टू 943 बिलियन $। ये सबसे बड़ा SDR है अभी जो अप्रूव हुआ है, विच इज़ ऑफ 456 बिलियन SDR, जो अप्रूव हुआ है 2 अगस्त 2021 को, और ये
अगस्त 2021 से है, लागू है। और दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ कोविड। बेसिकली आइडिया ये था कि कोविड के बाद जो इकोनॉमी में फॉल आया है सारी इकोनॉमीज़ में, उससे उभरने के लिए दिस SDR वाज देयर। ठीक है, कैसे एलोकेट होता है? SDR क्या है? एक ये इंटरनेशनल रिजर्व है जो IMF रखता है अपने पास, और इसका इस्तेमाल किया जाता है एज एंड व्हेन यू नो IMF मेंबर्स नीड। जैसे पाकिस्तान को भी पैसे चाहिए थे तो पाकिस्तान को दिए लोन पे, एंड सो ऑन। अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। जिनेवा में इनके हेडक्वार्टर्स हैं, और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों को टैकल करती है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ थिंक टैंक प्लस लाइक अ कॉफ़ी ग्रुप प्लस बोल सकते हो कि ना जैसे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे अलग अलग सेक्टर्स के इम्पोर्टेंट लोग जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं, उन सबको इकट्ठा करके उनसे बात करना, सॉल्यूशन निकालना, उस टाइप का एक क्लब है। 1971 में एक स्विस जर्मन इकोनॉमिस्ट क्लॉस श्वाब ने इसको बनाया था, फाउंड किया था। इसका मेन एम ये था कि कैसे हम इकोनॉमिक ग्लोबल कोऑपरेशन ला सकते हैं इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर। उस वक्त द रीज़न दे वर डूइंग दिस वाज बिकॉज यूरोप को लग रहा था कि जब अमेरिका बहुत फटाफट ग्रो कर रहा था, ठीक है, उसकी इकोनॉमी एकदम बढ़ रही थी, राइट। तो यूरोप की कंट्रीज़ को ऐसा लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये हमसे पावरफुल हो जाए। तो उसके कारण उन्होंने बेसिकली ये स्विस जर्मन इकोनॉमिस्ट ने ये क्लब बनाया था कि हम यूरोप के सारे जितने भी बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं, उन और ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन सबको एक साथ इकट्ठा करके बात करते हैं कि कैसे वी कैन मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि अमेरिका हावी पड़ जाए हमारे ऊपर। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया था, बट अब इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल फिनोमेना। पर्पस और एसेंस क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का? बेसिकली सारे जो लीडर्स हैं बिजनेस के, गवर्नमेंट के और सिविल सोसाइटी के, उनको लेके आना, और जितनी भी ग्लोबल चैलेंजेस है, चाहे फिर वो हेल्थ को लेकर हो या फिर इन्वायरमेंट को लेकर हो, उन या पॉलिटिकल हो, किसी भी तरीके का अगर कोई इशू है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन अ वे टू जस्ट मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। ठीक है, स्कोप का एक्सपांशन हुआ है। पहले ये जो था यूरोपियन फर्म्स कर रहे थे US के मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को समझने के लिए, लेकिन अब इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल थिंग। अब ये बहुत सारे सोशल इश्यूज़ को और इकोनॉमिक इश्यूज़ को भी एड्रेस करता है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है पब्लिशेस इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल रैंकिंग एंड इंडाइसेस, जो बेसिकली हमने देखा था कि जैसे ग्लोबल जेंडर गैप या फिर कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट, एक तरीके से ये कई सारी रिपोर्ट्स बनाता है जिससे लोगों को पता चलता है, इंडाइसेस मतलब कि ये कंट्री में कितना इकोनॉमिक या सोशल इश्यूज़ है, कि जेंडर गैप कितना है, वायलेंस अगेंस्ट कितना है, चिल्ड्रन काम कर रहे हैं क्या फैक्ट्रीज़ में, इन सब चीज़ों को लेकर जो इश्यूज़ है, सॉलिड इश्यूज सोशल और इकोनॉमिक, उनके ऊपर रिपोर्ट्स निकालता है कि कैसे व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री, और उस बेसिस पे फिर डिसीजन लिए जाते हैं कि उनके साथ काम करना है या नहीं करना है। मतलब कि अगर आप एक बिजनेसमैन हो और आप किसी कंट्री में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो यू विल सी WEF का रिपोर्ट कि अच्छा ये कंट्री में ऐसा चल रहा है, ये बेसिकली इसका काम है। अब एनुअल मीटिंग होती है डेवोस में, ठीक है। 1975 में इंट्रोड्यूस हुई थी मेंबरशिप, और इसमें करीब 1000 दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज है। ग्लोबल डिप्लोमेसी है, सारे लोग आते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कशन होता है, टेंशन डिफ्यूजन होता है। यहीं से G20 का बर्थ हुआ था। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है वो एक ऐसा डायनेमिक प्लेटफॉर्म बनाती है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, पब्लिक भी है, कंपनीज भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी है, सिविल सोसाइटी से लीडर्स भी हैं, और मतलब आपको एक मल्टीपल पर्सपेक्टिव दिखते हैं हर चीज़ के। ठीक है, कि आप अगर होमलेसनेस है मान लो, तो उसको आप गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको अलग पिक्चर दिखेगी। आप उसको एक इकोनॉमिस्ट या एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो आपको एक अलग पिक्चर दिखेगी, कि वाई पीपल आर होमलेस। बट आपको यू ऑल्सो नीड अ सोशल पर्सपेक्टिव दैट वाई डू पीपल what is happening in our society that people are living on the road, right? तो वो अलग अलग पर्सपेक्टिव एक जगह पे आते हैं। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग ऑन टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये 1995 में सेटअप करी थी। पहले ये अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको रिप्लेस करके आई थी, जो कि माराकेश एग्रीमेंट के अंदर बना था। ये जो जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड टैरिफ थी ना, ये पहली ग्लोबल सेमी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका मेन काम ये था कि किस तरीके से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ ट्रेड करेंगी, उसको लेकर कुछ जनरल डिस्टिंक्शंस बनाना, ठीक है, कि रूल्स बनाना।
अब उसका जो काम है वो WTO ने ले लिया है। ये सिर्फ एक लौती ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड पे काम करती है। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और इस वक्त इसके 164 मेंबर्स हैं। इंडिया जो है WTO का एक फाउंडिंग मेंबर है। बहुत सारे अग्रीमेंट्स होते हैं WTO के अंदर। बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो मिलकर कई सारी चीज़ों पर अग्री करते हैं। उसमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम आर अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, विल टॉक अबाउट व्हाई दिस इज़ इंपॉर्टेंट। ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उस पर एक अग्रीमेंट है। सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स जो हमने बात करी थी कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में कई सारी चीज़ें ले जाना अलाउड नहीं है बिकॉज वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत ईजीली बहुत आइसोलेटेड है। यहाँ से हम कुछ गंदा इंट्रोड्यूस कर दें और मतलब कुछ कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कर दें तो वहाँ का पूरा वाइल्ड लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो वो मेजर्स हैं। टेक्निकल बैरियर्स भी हमने पढ़े थे ट्रेड के कि कैसे कंट्रीज़ यूज़ करती है, वो हटाने के लिए ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स और ट्रेड इन सर्विस अग्रीमेंट जो है, ये सारे अग्रीमेंट्स कंट्रीज़ ने साइन करे। एक एक करके बात करेंगे व्हाट आर दीज ऑल अबाउट। लेट्स टॉक अबाउट अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। बेसिकली 1995 में इसको साइन किया गया था। इसका मेन एम बस यही है कि खाना, फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, राइट। उसके बिना कोई नहीं जी सकता है, उसको वो सबको चाहिए। तो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वॉज टू साइडेड। वन साइड वॉज कि एक तरह था कि अगर जो कंट्रीज है जहाँ पे खाना इजीली अवेलेबल नहीं है वहाँ पर खाना इंपोर्ट किया जा सके इजीली। सेकेंड, कोई ऐसा बिजनेस अग्रीमेंट ना हो, डीलिंग ना हो जिसके कारण किसी कंट्री के एग्रीकल्चर पे अफेक्ट पड़े, बिकॉज इट्स लाइक हिटिंग बिलो द बेल्ट, ठीक है। अगर आप किसी कंट्री के एग्रीकल्चर पे हमला करते हो, कुछ ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हो जिससे उनके एग्रीकल्चर को में प्रॉब्लम आती है, तो आप बहुत यू आर हिटिंग द कंट्री एट अ वेरी सॉफ्ट पॉइंट, क्योंकि एग्रीकल्चर मीन्स फूड एंड फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक नीड्स रिक्वायर्ड। So that's what this agreement is. AOA part of WTO aims to seek reform on agriculture trade so that they are fair and market driven. ऐसा ना हो कि कोई एक कंट्री बहुत ज़्यादा पैसा ले रही हो किसी को, अपनी दुश्मन कंट्री है तो उसको महंगे में कोई सामान बेच रही हो, ठीक है। ये गवर्नमेंट और रूरल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट करता है और ऐसी पॉलिसीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है जिससे कि एग्रीकल्चर में कोई प्रॉब्लम आ सके। ओके, दिस अग्रीमेंट इनकम्पासेस फिक्स कमिटमेंट। हर कंट्री से फिक्स कमिटमेंट होते हैं कि वो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन है उसमें एक तो अपने मार्केट एक्सेस इंप्रूव करेंगे कि जिसे खाने की चीज़ को लेकर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर जो चाहिए वो इजीली मिल जाए, फ्री ट्रेड प्रमोट हो और इजी मार्केट एक्सेस हो। और सेकंड, डोमेस्टिक सब्सिडीज़ दी जाएँ ताकि ऐसा ना हो कि फ्री ट्रेड के चक्कर में जो है अपनी ही कंट्री की लोग जो है लोगों को खाना देने की बजाय बाहर भेज दें, या फिर बाहर ना भेजना हो इसलिए अपनी कंट्री के सारे फार्मर्स से सारा सामान ले लें। और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ बेसिकली मेंबर्स को प्रोहिबिट करते हैं कि वो इतना एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ का इस्तेमाल करके अपने एग्रीकल्चर को, प्रोडक्ट्स को जो है, जो ट्रेड है, फ्री फ्लोइंग ट्रेड है, उसको डिस्टॉर्ट ना करें। क्योंकि अगेन यही बात है ना कि इसमें इट कैन बी यूज एज अ वेपन इन वॉर एंड कैन बी यूज एज अ वेपन टू ट्विस्ट अदर कंट्रीज आर्म कि अच्छा आप नहीं दोगे तो फिर हम यहाँ से, जैसे अभी नोटर डैम था जो रशिया की पाइपलाइन है वो फोड़ दी। तो अभी कार्लसन के साथ में जब इंटरव्यू किया था टकर कार्लसन ने रशिया के साथ, तो रशिया के लीडर ने कहा था ये बात कि क्या बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है किसने नोटर डैम को फोड़ा, ठीक है। तो ही इज़ लाइक वी डोंट नो। तो ही इज़ लाइक Putin says something like कि देखो हमें भी पता है कि out there anybody can do it, but who has the power to go down in the sea and do it? And that is sort of like hampering. अब वॉर चल रही है तो तुमको सामने वाले को रोकना है तो तुम उनकी गैस पाइपलाइन रोक रहे हो रशिया की, राइट। तो यही हो सकता है, लोग ये यूज़ कर सकते हैं इसको एज अ वेपन फॉर ट्विस्टिंग आर्म्स ऑफ अदर कंट्रीज, राइट। अदर कंट्रीज, और फूड इज़ लाइक वेरी इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए ऐसा लोग ना करें। इसको लेकर ये अग्रीमेंट है। 3 तरीके के बॉक्स हैं, जैसे ग्रीन बॉक्स हैं, ये वो सब्सिडीज़ है जो जिससे ट्रेड डिस्टॉर्शन ना हो। एम्बर बॉक्स है जिसमें बेसिकली प्रोडक्शन और ट्रेड को लेकर कोई ऐसी सब्सिडीज़ ना दी जाएं जिससे डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज़ जो है वो अपना एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कम कर दें। और ब्लू बॉक्स है जिसमें एम्बर बॉक्स प्लस कुछ और प्रोडक्ट लिमिटिंग प्रोग्राम होते हैं ताकि बेसिकली कंट्रोलिंग की क्या चीज़ कहाँ जा रही है, किस फ्लो में जा रही है और कितनी सब्सिडीज़ देना चाहिए नहीं। जैसे हमने इकोनॉमी में पढ़ा है MSP होता है, तो अगर एक कंट्री अपने MSP को जो है इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर कर देगी तो क्या होगा, लोग वुड प्रेफर टू, अगर
आपको पता है कि गवर्नमेंट मुझसे 6 रुपये किलो खरीद रही है और अगर मैं एक्सपोर्ट करने के लिए दूंगा तो मुझे 5 रुपये मिलेंगे, तो एक फार्मर क्या करेगा, उसको एक्सपोर्ट ही करेगा ना. सो दिस बेसिकली हेल्प्स टू मैनेज दैट प्राइस एंड वेयर द थिंग्स विल गो, सो दैट पीपल कैन नॉट डिसरप्ट द फ्लो ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट. उसके अलावा एक मोस्ट फेवर्ड नेशन करके होता है कि भाई हो सकता है 2 कंट्रीज उनके अंदर बहुत अच्छा रिश्ता है तो वो आपस में मोस्ट फेवर्ड बन जाएं और एक दूसरे को बैक साइडेड डील्स देने लगे. उससे क्या होगा, दूसरी कंट्रीज़ का नुकसान होगा. तो ऐसा ना हो, और जो भी आप अपनी मोस्ट फेवर्ड कंट्री को डील दे रहे हो वो बाकी पार्टनर्स, WTO पार्टनर्स को भी दे सको, ये मेंटेन करने के लिए दिस इज़ डन. Appellate body is basically against, it's similar to like a international court of justice but for WTO. इसमें बेसिकली क्या होता है, लोग अपनी अपनी इश्यूज़ लेके जाते हैं जो भी वायलेशन हुआ है, और वहाँ पे फिर बॉडी जो होती है वो रिव्यू करती है उसको और फिर एविडेंस के ऊपर री एग्जामिन करके बताती है कि क्या गलत हुआ है. फिर अपीलेट बॉडी जो है ये कुछ भी जो भी हुआ है उसको जो अपने रिव्यू है उसको अपहोल्ड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और अपनी लीगल फाइंडिंग को रिजर्व रख सकती है, पैनल हियरिंग कर सकती है डिस्प्यूट के लिए और दोनों साइड्स को बता सकती है क्या सही क्या गलत है, बिकॉज इट्स लाइक यू हैव साइंड द अग्रीमेंट पार्ट ऑफ विच लेट्स यू बी पार्ट ऑफ अपीलेट बॉडी. लेकिन अभी आप देखोगे आगे कि ये प्रोसीजर जो है डिस्प्यूट सेटलमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अब आपने रूल्स बना दिए लेकिन अगर कोई रूल्स वायलेट कर रहा है तो क्या करोगे, देन यू नीड अ इन्फोर्सिंग पार्टी जो अगर कोई रूल वायलेट करता है उसको देखे तो सही. तो उसी के लिए अपीलेट बॉडी पड़ी है. लेकिन फिर आप देखोगे यूएस ने कम्प्लीटली इस बॉडी को जो है तहस नहस कर दिया है. अपीलेट बॉडी बहुत क्रूशियल कंपोनेंट था और यूएस ने क्या किया है, यूनिलेटरल कुछ मेजर्स लिए जिसके कारण उन्होंने बेसिकली अपीलेट बॉडी की फंडिंग विथहोल्ड कर दी और उसके कारण, और अपीलेट बॉडी में बेसिकली आपको 3 मेंबर चाहिए और व्हाट यूएस डिड बेसिकली मेंट कि सिर्फ एक ही मेंबर रह गया और एक मेंबर डिसीजन नहीं ले सकता, और इसके लिए कम्प्लीटली अपीलेट बॉडी की फंक्शनिंग को ख़राब कर दिया. बेसिकली कोई अगर ऑर्गेनाइजेशन यूएस के फेवर में काम कर रही तो ठीक है, नहीं कर रही तो फिर यूएस ऐसा करता है. सो बेसिकली एनी ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली, आप ये बार बार देखोगे कि अगर यूएस को अच्छा नहीं लग रहा है तो बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट सो मच टू दिस ऑर्गेनाइजेशन वो अपना हाथ हटा लेती है और वो मैंने अपीलेट बॉडी जैसे बिल्कुल काम करना बंद करती है. सेम हैपन्स विद रशिया इन यूएनएससी एंड यूएस इन यूएनएससी. हर ऑर्गेनाइजेशन का ये एक, स्पेशली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फ्लॉड है, स्पेशली फॉर दोज कंट्रीज जो इनको फंड करती है. जैसे इंडिया में है ना, गवर्नमेंट है, हम हर कोई टैक्स भरता है और उस टैक्स पेयर के पैसे से गवर्नमेंट चलती है, राइट, एंड देन उसके पैसे से जुडिशियल सिस्टम चलता है. ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे अगर आप एक जज के सामने जाओगे तो जज आपकी रिपोर्ट नहीं देखेगा पहले कि आपने कितना टैक्स भरा है, फिर आपको जजमेंट में दिया जाएगा. आपने 1000 करोड़ भरा हो या 0 टैक्स भरा हो, डिपेंडिंग ऑन योर अर्निंग, एवरीवन इज गोइंग टू अदर टू द लॉ. ये चीज़ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में नहीं है, इसीलिए कई सारी बड़ी कंट्रीज इसका फ़ायदा उठाती हैं. सो थैंक यू सो मच. दिस इज़ ऑल फॉर international organization. We are yet to cover all the other regional organizations and other forums that are there on international platform. So, but if you have any question related to these particular organization, comment below and I'll answer them in the next class. Thank you for listening. Have a nice day. Bye.